Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start the numerical of our next chapter, which is multi-compartment model. The chapter in which we have discussed IV2 compartment and IV3 compartment. Now let us start with the exercise numerical question number 1. Question number 1 is exercise is at page number 124 of the 7th edition of Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetic. और ये question number 1 क्या कह रहा है? A drug was administered by rapid IV injection into a 70 kg adult male. Okay. पेशेंट का वेट दिया हुआ है 70 kg, ठीक है, और IV इंजेक्शन दिया है. ब्लड सैंपल्स वर विड्रॉन ओवर ए 7-hour पीरियड एंड एसेड फॉर द इंटैक्ट ड्रग. 7 घंटे तक ब्लड सैंपल्स इसके हम कलेक्ट करते रहे और उसमें ड्रग जो है वो लेवल्स भी चेक करते रहे. द रिजल्ट्स आर टेबुलेटेड बिलो, और यहाँ पे ये टेबल में रिजल्ट्स मौजूद हैं. यूजिंग द मेथड ऑफ रेजिडुअल मेथड को अप्लाई करें और कैलकुलेट करें द वैल्यूज़ ऑफ वाई इंटरसेप्ट्स ए एंड बी, यानी ए और बी मालूम करें, एंड स्लोप फॉर अल्फ़ा यानी डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, बीटा यानी डिस्पोजिशन रेट कांस्टेंट, के यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, K12 ट्रांसफ़र रेट कांस्टेंट of drug from first compartment to second compartment, and K21 means back transfer, means के compartment 2 से वापस जो compartment drug 1 में ड्रग वापस आ रही है तो उसका रेट कांस्टेंट क्या है, किस रेट से ड्रग वापस आ रही है. ये तमाम जो है वो वेरिएबल्स हमें मालूम करने, ये इसका डेटा दिया हुआ है. तो ये इस तरह से हमें पता चल रहा है. ये देखें ए और बी है, अल्फ़ा बीटा है और K12 K21 है. इससे ये पता चल रहा है कि ये बेसिकली ड्रग ऐसी है जो कि 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है. अब इसके पैरामीटर्स डिटरमिन करने के लिए हमें ये जो टेबुलेटेड डेटा है इसको सेमीलॉग ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे ये टाइम दिया हुआ है 0 आवर पे 70, यानी जैसे इंजेक्शन दिया था तो उस वक्त से 0 आवर पे प्लाज्मा कंसनट्रेशन यानी CP0 कितनी थी, 70 माइक्रोग्राम पर ml. फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद यानी 0.25 आवर 53.8 हो गई, आधे घंटे के बाद 43.8, पौन घंटे के बाद 35 माइक्रोग्राम पर ml, 1 घंटे के बाद 29.1, 1.5 घंटे के बाद 21.2, 2 आवर के बाद कंसनट्रेशन ये हो गई, 2.5 आवर के बाद ये हो गई, 3 आवर के बाद ये हो गई, 4 आवर के बाद ये हो गई, 5 आवर के बाद कंसनट्रेशन ये हो गई, 6 आवर के बाद कंसनट्रेशन ये हो गई और 7 आवर के बाद कंसनट्रेशन ये हो गई. तो हमने ये स्केल लिया, मिनिमम कंसनट्रेशन 7 है और मिनिमम टाइम जो है वो 0 आवर है. तो 0 से 7 आवर तक का स्केल लेना है और कंसनट्रेशन के लिए 7 से लेके 70 तक का लेना है. तो इस तरह से स्केल को डिसाइड करना पड़ेगा. फिर हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया. तो ये अगर मैंने 0 लिया तो ये देखें 5 6 7 8 बॉक्स पे 1 आवर लिया, तो 16 पे 2 आवर, इस तरह से ये हम लेते रहे और यहाँ पर 7 आवर कंप्लीट हो गया. यानी इस तरह से मुझे स्केल लेना है कि यहाँ पे ये 7 आवर मुकम्मल होने चाहिए. अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया है स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और ये भी बीच में भी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया. फिर 10 से फिर 20 30 40 50 60 70 80 90 100 हो गया ये. तो ये जो है वो स्केल मैंने यहाँ पर इस तरह से डिसाइड कर लिया, ठीक है. नाउ मेरी पहली रीडिंग क्या है, मेरी पहली रीडिंग है टाइम 0 पे 70 कंसनट्रेशन है. तो ये टाइम 0 हो गया, इस पे प्लाज्मा कंसनट्रेशन यहाँ पर ये 70 आ गई, ठीक है, ये है 70. फिर CP2 यानी सेकंड कंसनट्रेशन कहाँ पर है, 0.25 पे 53.8. तो 0.25 यहाँ से लिया, इस पे ये CP2 आ गई, ये आया 53.8. फिर उसके बाद तीसरी कंसनट्रेशन आधे घंटे पे 43.3, तो आधे घंटे पे ये हो गई 43.3 CP3 हो गई. फिर CP4 कहाँ है मेरे पास, ये पौन घंटे पे 35, तो ये यहाँ पर ये 20 है, ये 30 35 इसके बीच में ये आ गया, ठीक है, ये 30 हो गई, 35 पे 35 जो है वो यहाँ पर ये कंसनट्रेशन हो गई. 1 घंटे पे 29.1, तो ये 1 आवर यहाँ पर आ रहा है, तो 1 घंटे पे ये CP5
ये 29.1 पे मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे मैंने स्केल स्टार्ट किया 1 से, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 के बाद ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। ठीक है, तो ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, इस तरह से ये स्केल लिया है। इस तरह से फिर मैंने बाकी वैल्यूज़ भी, जैसे आपने 1 कंपार्टमेंट में ली थी, 7 आवर तक प्लॉट कर ली, तो मेरे पास ये कर्व इस तरह का बनकर आ गया। यानी इनिशियली ये कर्व इस तरह का बनकर आएगा। ठीक है, तो एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, तो ये बाईफेजिक कर्व है जो कि क्लियरली मुझे ये बता रहा है कि ये 2 कंपार्टमेंट वाली ड्रग है। अब इस पे मैं बेसिकली यहाँ पर कोई 2 पॉइंट लेके, जैसे ये टाइम है, इस ये जैसे 5 पे रीडिंग है, 6 पे रीडिंग है, 7 पे रीडिंग है, तो मैंने 5.5 घंटे पे, 6.5 घंटे पे 2 रीडिंग ली। यानी ये हो गया मेरा T1, ये हो गया CP1 और ये हो गया T2 और ये हो गया CP2। इससे मैंने ये बीटा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना, यानी ये स्लोप निकाल लिया, इससे मुझे बीटा यानी डिस्पोजिशन रेट कांस्टेंट मालूम हो जाएगा। उसके बाद मैंने इस पर मेथड ऑफ रेजिडुअल लगाना है। अब मेथड ऑफ रेजिडुअल के लिए मैंने ये यहाँ से लाइन इधर स्केल रख के फिर यहाँ से सीधी लाइन यहाँ तक खींच ली। तो यहाँ पे जो ये इसने वाई इंटरसेप्ट किया, ये हो गया मेरा पॉइंट बी, कैपिटल बी। क्योंकि देखें ये मालूम करना हमें क्या क्या है, यहाँ पे कैपिटल बी मालूम करना है और बीटा मालूम करना है और ए मालूम करना है और अल्फ़ा मालूम करना है। तो इस ग्राफ से बीटा मैंने मालूम कर लिया, यानी इसका स्लोप। ठीक है ना, ये जो यहाँ 2 पॉइंट मैंने लिए थे 5.5 घंटे पे और 6.5 घंटे पे, अदर देन द गिवन डेटा पॉइंट। ठीक है, तो मैंने ये मालूम कर लिए। जैसे स्लोप मालूम करते हैं, हमने पिछले 1 कंपार्टमेंट में भी किया था, 2 अननोन रीडिंग पे पॉइंट लेके ग्राफ से हमने यहाँ पे T1 CP1 T2 CP2 करके 2 वैल्यूज़ मालूम की। इससे मुझे ये बीटा मालूम हो गया, तो मुझे ये बीटा मालूम हो गया। इसके अलावा इसी लाइन पे ये जो ये मैं वाई इंटरसेप्ट लेकर गया हूँ यहाँ पर, तो ये जो वाई इंटरसेप्ट है मेरा, ये मेरा हो गया दरअसल पॉइंट बी। तो मुझे ये भी मालूम हो गया ग्राफ से, तो बी भी मालूम हो गया और बीटा भी मालूम हो गया। अब मुझे मालूम करना है ए और अल्फ़ा। उसके लिए मुझे, जैसे इन्होंने कहा ना, मेथड ऑफ रेजिडुअल लगाएं। अब मेथड ऑफ रेजिडुअल लगाने के लिए ये जो मैंने बेसिकली लाइन खींची है, ठीक है ना, इसमें देखिए ये मेरी एक्चुअल रीडिंग है CP1 और ये है रेजिडुअल लाइन वाली, तो ये CP1 हो गया। इसको मैंने कहा CP1 डैश, जो भी रीडिंग है यहाँ पे, ये CP2 हुई और इसी के नीचे CP2 डैश, ये CP3 हुई तो ये CP3 डैश, ये CP4 हुई, ये CP4 डैश, ये CP5 हुई, ये CP5 डैश, CP6 CP6 डैश, CP7 CP7 डैश, CP8 CP8 डैश। ये देखिए बिल्कुल उसके नीचे वाली जो होगी वही जो होगी कंसंट्रेशन जो होगी वो उसके करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन होगी। क्योंकि देखिए ये डेटा तो गिवन है जिस पे हमने ये इनिशियल ग्राफ प्लॉट किया है, यानी ये वाली वैल्यू CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7, ठीक है ना, तो ये जो है वो CP8, ठीक है। तो ये डेटा तो गिवन है हमारे पास, लेकिन ये जो है हमने यहाँ रेजिडुअल से लिया है। फिर उसके बाद मैंने ये वैल्यूज़ को नोट डाउन करके इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये देखें, ये सवाल जो है इसमें वेट दिया हुआ था 70 kg। रिक्वायर क्या था, ए वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है, बी अल्फ़ा वैल्यू या डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, डिस्पोजिशन रेट कांस्टेंट, के यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इस सवाल में मालूम करना है, K12 और K21 मालूम करना है। तो ये फेदरिंग टेक्निक से CP1 माइनस CP1 डैश, तो CP1 70 है, ये देख लें 70 है। लेकिन जो ये क्या आ रहा है, जो कि ग्राफ से आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो 70 माइनस 18 यानी CP1 माइनस CP1 डैश 52, जो कि टाइम 0 पर है। फिर इसी तरह से CP2 क्या है मेरे पास, CP2 माइनस CP2 डैश 53.8, CP2 कितना है 53.8, तो वो यहाँ लिख दिया। CP2 डैश क्या है मेरे पास 17.2, तो CP2 ये हो गया, CP2 डैश ये हो गया, ठीक है। तो ये बन रहा है मेरे पास 17.2, इन दोनों का डिफरेंस लिया 36.6। ये कितने टाइम पर था, 0.25 पे था, तो ये 0.25 ये आ गया यहाँ पर,
ठीक है। इसी तरह से CP3 माइनस CP3 डैश 43.3, देखें CP3 कितना है 43.3, जो कि ग्राफ में ये आ रहा है 43.3। इसी के नीचे आएंगे तो ये CP3 डैश होगा, तो इसको चेक कर लेंगे कि ये यहाँ पे वाई एक्सेस पे क्या बन रहा है। ये वाई एक्सेस पे CP3 डैश क्या बन रहा है 16.5, तो 43.3 माइनस 60.5 26.8, और ये किस टाइम पर है, ये 0.5 आवर पर है, तो ये वैल्यू 0.5 आवर की हो गई मेरे पास। इसी तरीके से CP4 की का और CP4 डैश का डिफरेंस निकाला, 19 आवर आया, 19 वैल्यू आई, 0.75 आवर। CP5 जो कि 1 आवर पे थी, तो CP5 डैश 29.1 और 50। ये बात याद रखिएगा कि ये वो गिवन डेटा है और ये रेजिडुअल की लाइन से हमें मिल रहा है, ठीक है ना। ये वैल्यू रेजिडुअल की लाइन से मिल रही है, यानी इस लाइन से हमें उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है। CP1 डैश, CP2 और इसी के नीचे CP2 डैश, CP3 डैश, CP4 डैश, CP5 डैश, CP6 डैश, CP7 डैश, CP8 डैश। तो ये सारी वैल्यू हमने ग्राफ से मालूम कर ली है, जो इनके डिफरेंस की जो रेजिडुअल की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। फिर इनका डिफरेंस निकाल लिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है मेरे पास, ये रेजिडुअल वैल्यू है, ठीक है। 52 यानी डिफरेंस के बाद 52, 36.6, 26.8, 0.75, 13.6, 6.7, 3.3 और 1.5, ठीक है। अब मैंने इन्हीं टाइम पर यानी 0 टाइम पे 0.25 पे दोबारा इसी ग्राफ पर इसको प्लॉट किया, ठीक है, इसी ग्राफ पर इसको प्लॉट किया, ठीक है। कैसे देखें, यही जो पहली वैल्यू थी यानी पहली वैल्यू क्या है मेरे पास 52 एट 0 आवर, यह आ गया 52 एट 0 आवर। फिर दूसरी वैल्यू क्या है 36.6 एट 0.25 आवर, वो ये रही 36.6 एट 0.25 आवर। फिर क्या है 0.5 पे 26.8, ये आ गई 0.5 पे 26.8। फिर उसके बाद ये 0.75 पे 19, तो ये 1 2 3 4, ये 0.65 पे 19 आवर, चौथी वैल्यू। फिर पांचवी वैल्यू क्या है मेरे पास 13.6 एट 1 आवर, तो ये आ गई 13.6 एट 1 आवर, ठीक है। फिर 1 आवर के बाद क्या है मेरे पास 1.5 आवर पे 6.7, तो ये 1.5 आवर पे ये 6.7। फिर इसके बाद क्या है 3.3 एट 2 आवर, तो 2 आवर पे ये हो गई 3.3। फिर उसके बाद क्या है मेरे पास 2.5 आवर पे 1.5, तो ये 2.5 आवर पे 1.5। फिर ये जो डेटा पॉइंट थे इनके ऊपर स्केल रख के एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच ली मैंने। अच्छा, इसने जहाँ y इंटरसेप्ट किया ये वैल्यू होगी मेरे पास a, ठीक है। ये मेरे पास ग्राफ से निकल कर आ गया a, यानी ये जो मुझे मालूम करना था a भी मालूम हो गया। और इस ग्राफ में यानी इस लाइन पे ये मैंने एक ये वैल्यू ले ली सपोज दैट, और एक ये वैल्यू ले ली अननोन पॉइंट, यानी ये हो गया मेरा T1 Y1, T2 Y2। तो इसका स्लोप कैलकुलेट किया तो ये मेरे पास अल्फ़ा यानी डिस्ट्रीब्यूशन रेट निकल कर आ गया। तो इस तरीके से मेरे पास A इंटरसेप्ट B इंटरसेप्ट भी आ गया, अल्फ़ा स्लोप बीटा स्लोप भी आ गया। अब ये वैल्यू मैं फॉर्मूले से निकाल लूँगा, ठीक है। तो ग्राफ से इस तरीके से मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया। तो नाउ लेट्स सी हमारे पास ग्राफ से क्या वैल्यू आ रही है। A इंटरसेप्ट 52 माइक्रोग्राम पर ml आ रहा है फ्रॉम ग्राफ, B यानी ये देख लें A इंटरसेप्ट ये आ रहा है, ठीक है 52, और B इंटरसेप्ट आ रहा है 18 माइक्रोग्राम पर ml, यानी ये, ठीक है, ये B हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू 1.38 आ रही है, यानी ये इसका जो ये स्लोप निकल कर आ रहा है मेरे पास 1.38 पर आवर आ रहा है। और बीटा का जो स्लोप है इस पे 2 अननोन पॉइंट पे जो लिया था वो निकल कर कितना आ रहा है मेरे पास 1.37 पर आवर। अच्छा, अब के मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या है, के अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा भी मालूम हो गया बीटा भी, ब्रैकेट ओपन A प्लस बी, ये A की वैल्यू आ गई B, डिवाइडेड बाय A इंटू बीटा प्लस B इंटू अल्फ़ा। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास सारी मौजूद हैं, A और B की वैल्यू भी निकाल ली है, अल्फ़ा और बीटा की भी सारी ग्राफ से हमने निकाल ली है। फार्मूले में पुट की तो K की वैल्यू यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मेरे पास निकल कर आ गया 0.41 पर आवर। इसी तरीके से फिर K12 का फार्मूला क्या है, A इंटू बी, ब्रैकेट ओपन बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A प्लस बी
ब्रैकेट ओपन ए इंटू बीटा प्लस बी इंटू अल्फ़ा। सारे वेरिएबल पता है, ए और बी भी और अल्फ़ा बीटा भी, सब हमने यहाँ ग्राफ से निकालनी है। वैल्यूज़ पुट की तो K12 की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई 0.646 पर आवर। इसके बाद K21 का फॉर्मूला है ए इंटू बीटा प्लस बी इंटू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। वही ए भी पता है, बी भी पता है, बीटा भी पता है, बी भी पता है, अल्फ़ा भी पता है, ए और बी। वैल्यूज़ पुट की, ये सब ग्राफ से निकाली हुई हैं, तो K21 की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई 0.456 पर आवर। तो इस तरीके से हमने ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रिजॉल्व कर लिया। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ना ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इस 70 kg मेल सब्जेक्ट वाज गिवन 150 मिलीग्राम ऑफ ड्रग बाय आईवी इंजेक्शन। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये हो गया गिवन 70 kg और डोज दी गई है 150 मिलीग्राम आईवी। अच्छा, ब्लड सैंपल्स वर रिमूव्ड, ओके, ब्लड सैंपल रिमूव किए एंड एसेड फॉर द इंटैक्ट ड्रग। कैलकुलेट द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द 3 phases ऑफ प्लाज्मा लेवल टाइम प्लॉट फ्रॉम द रिजल्ट टेबुलेटेड बिलो। वो ये कह रहा है कि इसके जो भी स्लोप आ रहे हैं वो मालूम करें और इंटरसेप्ट मालूम करें ऑफ 3 phases, यानी ये इसका ट्राईफेजिक कर्व बनेगा, जिससे ये बात क्लियर हो गई कि ये वो ड्रग है जो कि 3 कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, अच्छा, गिवन द इक्वेशन फॉर द कर्व और इस गिव द इक्वेशन ऑफ द कर्व और इसकी इक्वेशन भी बना के दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो इस तरीके से हमें इसको रिजॉल्व करना है। अब इसके बाद हमने क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में भी ये जो टाइम वर्सेस सीपी हमें दिया हुआ है 0.17 आवर से लेके 23 आवर तक की जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन दी हुई है, इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। नाउ ये आ गया इसका ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही इसका स्केल डिसाइड करेंगे कि देखें इसमें जो डेटा दिया हुआ है 0.17 आवर से लेके 23 आवर तक, तो इसका स्केल बहुत करीब करीब हमें बनाना पड़ेगा, जैसे हमने ये बनाया है, यानी 2 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, ताकि ये 10 स्मॉल बॉक्स 5 घंटे के बराबर हो गए। ठीक है, फिर ये 10 घंटे के, ये 15 घंटे के, 20 घंटे के, 25 घंटे के, ताकि 23 घंटे का डेटा इसमें आ जाए। तो इस तरह से हमने इसका स्केल ले लिया। अच्छा, यहाँ पे जो स्केल है मिनिमम कंसंट्रेशन है 2.5 और मैक्सिमम है 36.2, यानी वाई एक्सेस हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं। हो सकता है आगे हमें प्रॉब्लम करे, तो इसलिए हम इसको जो है वो 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.9 और 1, फिर 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। ठीक है, फिर ये 20, 10, इसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 100 हो गया। तो इस तरीके से मैंने ये स्केल यहाँ पर ले लिया। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसका जो बेस स्टार्ट करेंगे ग्राफ प्लॉट करना है, वो इसको जो है वो ये जो डेटा होगा हमारा, इसको हम प्लॉट करेंगे। स्केल ले लिया, पहली वैल्यू है 0.17 पे 36.2, तो हमने वैल्यू प्लॉट की यहाँ पे 0.17 पे 36 पॉइंट, ये 10, 20, 30, ठीक है, ये 10, 20, 30, 36.2 ये यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। उसके बाद सेकंड वैल्यू है हमारे पास, क्या है 0.33 पे 34, तो ये सेकंड वैल्यू 34 हो गई। फिर क्या है 0.5 पे 27, तो 0.5 पे ये 1, 2, 3, 37 हो गई। फिर क्या है उसके बाद मेरे पास 0.67 पे 23, तो फिर ये 0.67 पे 23 हो गई। ये ज़रा ग्राफ जो है ना बहुत करीब करीब बनेगा, इसको बहुत एहतियात से बना। इसी तरीके से 0.67 1 आवर पे 20.8, यानी 2 बॉक्स पे, तो ये हो गया 23.8, ये हमारे पास अगली वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद है 1.5 पे 17.8, तो ये हो गई 17.8 1.5 आवर पे। फिर हो गई 2 आवर पे 16.5, यानी 4 बॉक्स, तो वो ये हो गई
ये वाली वैल्यू जो कि 16.5 है। फिर इसी तरीके से 3 आवर पे 13.9, 3 आवर पे 13.9। अब इससे जो कर्व बन रहा है ना मेरे पास, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बन रहा है, ठीक है, यानी ट्राई फेजिक। एक ये लाइन आई, एक ये आ रही है और फिर एक ये आ रहा है, यानी 3 इसमें डाइवर्जेंस है। तो इससे ये क्लियर पता चल रहा है कि ये ड्रग ऐसी है जो 3 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और 3 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से ये ड्रग ऐसी ड्रग है जो कि इसका ट्राईफेजिक कर्व बन रहा है और ये 3 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब हम इसमें पैरामीटर मालूम करते हैं। इसके हमें जो पैरामीटर होंगे एज पर इक्वेशन ए बी सी अल्फा बीटा गैमा, ठीक है, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो इसका टर्मिनल स्लोप है, इसमें वही 2 अननोन वैल्यू ले ली, यानी ये रीडिंग के अलावा कोई 2 पॉइंट लिए और इसका स्लोप कैलकुलेट कर लिया ताकि हमारे पास ये वाला गैमा की वैल्यू निकल कर आ जाए, ठीक है, जो कि एलिमिनेशन रेट यानी बेसिकली डिस्पोजिशन रेट कांस्टेंट एंड एक्स जो है वो डिस्पोजिशन प्लस एलिमिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये जो लाइन सीधी हमने खींची यहाँ पे, इससे मुझे ये वाई इंटरसेप्ट जो मिला ये कैपिटल सी मालूम हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन की 2 चीज़ें मालूम हो गई, इसके यहाँ जो स्लोप हमने कैलकुलेट किया उससे गैमा, और ये जो वाई इंटरसेप्ट है इससे हमें मिल गया सी। फिर हमने यहाँ पे अप्लाई किया रेजिडुअल मेथड, ठीक है, रेजिडुअल मेथड यानी CP1 CP1 डैश, CP2 CP2 डैश, CP3 CP3 डैश, CP4 CP4 डैश, CP5 CP5 डैश, CP6 CP6 डैश, CP7 CP7 डैश, CP8 CP8 डैश, CP9 CP10, जो भी जहाँ तक हमारे पास वैल्यू इसमें आ रही है वो हमने मालूम कर ली। जब हमने ये मालूम की तो हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा आ रहा है। अच्छा, अब जैसे हमने बात की थी कि इसमें हमें रिक्वायर क्या है, ए मालूम करना है, बी सी अल्फा बीटा और गैमा, यानी हमने इसमें ये वैल्यू मालूम कर ली है। नाउ CP1 माइनस CP1 डैश, ये वैल्यू है वो जो कि गिवन है 36.2, फिर 34 27, ठीक है, यही 34 27 23 20.8, ठीक है, 23 30 27 34 27 20 20.8 20, और कहाँ तक आ रहा है ये हमारे पास कर्व, कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, ठीक है, जो कि CP11 तक आ रहा है, ठीक है, 7.7 तक, ओके, 7.7 तक। तो और ये इनके CP1 से लेके CP लास्ट डैश तक हमने ये वैल्यूज़ मालूम कर ली। तो ये हमारे पास ग्राफ से निकल कर आई, ये वैल्यू यानी जो डैश वाली वैल्यू हैं जो कि रेजिडुअल से की वैल्यूज़ यानी डिफरेंस के लिए हमें मालूम हुई हैं, जो कि ग्राफ से हमें आ रही हैं, यानी सी की जो लाइन एक्सटेंड की थी हमने, यानी ये वाली वैल्यू, जो डॉट लगे हुए हैं ये वाली वैल्यू हैं, ठीक है। तो वही इनके डिफरेंसेस निकाले तो वो ये आ गए हमारे पास, ठीक है। जब इनके डिफरेंसेस मैंने निकाले इन टाइम फ्रेम पर, तो इसके बाद मैंने इन पे यानी ये जो रेजिडुअल की वैल्यू हैं इनके ऊपर इन्हीं टाइम पर मैंने फिर एक और ग्राफ इसमें प्लॉट किया। जब मैंने एक और ग्राफ प्लॉट किया तो अब ये लाइन ये यूं बनकर आ रही है बाईफेजिक, ये देखें ये एक लाइन बनकर आ रही है बाईफेजिक, यानी एक कर्व ये एक कर्व ये, ठीक है, बाईफेजिक। ट्राईफेजिक से बाईफेजिक में कन्वर्ट हो गए जैसा कि 2 कंपार्टमेंट में होता है। अब इस पे मैंने अगेन ये अननोन पॉइंट पर इसका स्लोप मालूम किया, तो मुझे इस स्लोप से बीटा मालूम हो गया, यानी ये मुझे जो है वो बीटा मालूम हो गया। देखिए पिछली वाली कर्व से यहाँ से मैंने गैमा मालूम किया था, यानी ये, और सी मालूम किया था, कैसे, वो वाई इंटरसेप्ट है ये, और इस लाइन के इस इंटरसेप्ट से वाई इंटरसेप्ट से मैंने बी मालूम कर लिया और इसके स्लोप से बीटा मालूम कर लिया, ठीक है। इसका स्लोप मुझे बीटा दे रहा है, ठीक है, और ये वाई इंटरसेप्ट मुझे कैपिटल बी दे रहा है, तो मुझे बीटा भी मालूम हो गया स्लोप और ये भी मालूम हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, अब मेरे पास दोबारा यहाँ पर मैंने ये इस स्लोप पर दोबारा से रेजिडुअल मेथड को अप्लाई करना है, यानी अब ये मेरी CP1 और ये स्लोप की इस लाइन की CP1 डैश, CP2 CP2 डैश, CP3 CP3 डैश, CP4 CP4 डैश, CP5 CP5 डैश, यानी रेजिडुअल मैं इस पर दोबारा अप्लाई करूँगा। तो अप्लाइंग फेदरिंग यानी रेजिडुअल टेक्निक फॉर सेकंड कर्व,
तो CP1 रेजिडुअल यानी ये वैल्यूज़ हैं जो मेरे पास, ठीक है, 25.7, 23.8, 17, 13.2 जिस पे हमने प्लॉट किया हुआ है 11.2 तक का। और ये फिर यानी इससे ये वाली जो लाइन है इससे जो मुझे डेटा मिल रहा है डैश का, वो मेरे पास ये रहा है 12, 11.6, 11, 10.6, यानी सेकंड टाइम मैंने रेजिडुअल अप्लाई किया, फिर इसका डिफरेंस आया उन्हीं टाइम पर। फिर इसको भी मैंने जब प्लॉट किया तो मेरे पास इस वैल्यूज़ को इन्हीं टाइम फ्रेम पर जब मैंने प्लॉट किया तो मेरे पास एक सीधी लाइन बनकर आ गई, वो ये है, बिल्कुल सीधी लाइन जैसा कि IV1 कंपार्टमेंट में बनती है। इसका स्लोप मैंने मालूम किया वही 2 अननोन पॉइंट पे, तो वो मेरे पास अल्फ़ा आ गया, ठीक है, जो कि मुझे ये मालूम करना था अल्फ़ा, ठीक है, तो अल्फ़ा भी निकल के आ गया। अब मेरे पास ए रह गया, डेफिनेटली ए भी निकल आएगा। इसको मैं सीधा सीधा खींच के यहाँ पे लेकर गया वाई पॉइंट पे, वाई इंटरसेप्ट पे, तो ये वाई इंटरसेप्ट से मुझे ए की वैल्यू मालूम हो गई, यानी ए भी मैंने ग्राफ से निकाल लिया। तो ये जो इक्वेशन थी जो कि 3 कंपार्टमेंट की थी मैंने रिजॉल्व कर ली, ठीक है। तो यानी इस पे मुझे 2 दफ़ा रेजिडुअल मेथड को अप्लाई करना पड़ा। उसके बाद मैंने ग्राफ से ए की वैल्यू निकली मेरे पास 22 माइक्रोग्राम पर ml, ये आ गई 22 माइक्रोग्राम पर ml, और बी की वैल्यू आ रही है 12.8, तो बी की वैल्यू आ रही है ये 12.8, और सी की वैल्यू आ रही है 10.4, सी की वैल्यू आ रही है ये 10.4, और जो अल्फ़ा की वैल्यू आई मैंने 2 पॉइंट पे लिया, तो ये मेरे पास निकल के अल्फ़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट आ रहा है 2.4 पर आवर, बीटा यानी डिस्पोजिशन रेट कांस्टेंट मैंने जब ये वैल्यूज़ ली और इसको सॉल्व किया जो स्लोप था, तो बीटा की वैल्यू 0.28 पर आवर आ गई, और फ्रॉम ग्राफ, और गैमा की वैल्यू मेरे पास आ गई, वही स्लोप गैमा का जब निकाला तो 0.066 पर आवर। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या बनी, CP इज इक्वल टू A एक्सपोनेंट माइनस अल्फा टी प्लस B एक्सपोनेंट माइनस बीटा टी प्लस C एक्सपोनेंट माइनस गैमा टी, जो कि 3 कंपार्टमेंट मॉडल की इक्वेशन है। वैल्यूज़ पुट करते हैं अगर हम इसमें, तो A की वैल्यू कितनी डलेगी यहाँ पे 22, ठीक है, B की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा की वैल्यू 2.4, ठीक है, जो कि ये रही। फिर B की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यहाँ पे B कितना आ रहा है मेरे पास 12.8, तो ये 12.8 हो गया, और बीटा की वैल्यू कितनी आई है ये 0.28, और C की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आई यहाँ पे 10.4, ठीक है, एक्सपोनेंट गैमा 0.060। अब ये इक्वेशन रिजॉल्व हो गई। अब किसी भी टाइम पर जो अननोन टाइम पे जिसकी रीडिंग यहाँ पर मौजूद नहीं है, सपोज दैट 3.5 आवर पे रीडिंग नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पे t की जगह 3.5 रखूँगा और फिर इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से रिजॉल्व करूँगा, तो मेरे पास वो कंसंट्रेशन आ जाएगी कि 3.5 आवर पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन इस ड्रग की क्या थी, जो कि 3 कंपार्टमेंट को फॉलो कर रही है। यानी किसी भी टाइम पर जो कि अननोन है, जो यहाँ पर गिवन नहीं है, मैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन मालूम कर सकता होगा। तो इस तरीके से मैंने ये सेकंड क्वेश्चन भी रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके साथ हम ये न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।